A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे पार्टीशन एंड फ्रीडम पार्ट 1 के बारे में। ये टॉपिक आपकी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब जरा आगे चलते हैं। पार्टीशन एंड फ्रीडम में पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। कांग्रेस चाहती थी 1940 में कि मास स्ट्रगल करते हैं और हमें एकदम से आजादी मिल जाएगी, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया, ये सब करते हैं और आजादी मिल जाएगी। मुस्लिम लीग का वहां पर हाय हल्ला हो गया था कि हमें तो सिर्फ एक नया देश बनाना है और नया देश का नाम होगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान तब तक नाम नहीं आया था, बट उन्हें ये कहते थे हमें एक नया देश बनाना है, हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, इनको बस जबरदस्ती एक जगह कर दिया गया है। यहां से कहानी आगे बढ़ती है। मुस्लिम लीग कहती है कि कहीं ना कहीं हमें सोशलिज्म नहीं चाहिए। सोशलिज्म मतलब क्या था? लोगों के लिए काम करना। उनको एक था कि कम्युनिज्म चाहिए, कि एक पूरी सोसाइटी जो किसी एक मुद्दे पे चले, जैसे कि इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गई, किसी और एक चीज पे चले, तो उनका मानना यह था। अब यहां पर एक थ्योरी बहुत पॉपुलर होती चली गई, वो थी टू नेशन बिकॉज ऑफ कम्युनलिज्म, कि हमें तो एक सोसाइटी बनानी है जो इस्लाम पे चलती हो। चलो वहां से कहानी आगे बढ़ती है। अब वर्ल्ड वॉर का टाइम था, बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, मुस्लिम कहीं ना कहीं ग्रो होता जा रहा था और 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने 85% वोट्स जीत लिए, जो कि पहले वाले इलेक्शन में वो बहुत ही कम वोट पा पाए थे। अब कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो मुसलमान थे बहुत ही भरोसा करते हैं, डिपेंडेंसी रखते हैं, तो यहां पर अब मुस्लिम लीग बड़े जोर शोर से बोलेगी। अब यहां क्या होता है? जियो पॉलिटिक्स वर्ल्ड वॉर 2 के बाद खत्म हो चुकी है। वर्ल्ड में अब दो बड़ी पावरें होती हैं, वो होती है यूएसएसआर एंड यूएसए। अब ये दोनों जो बड़ी पावर हैं, ये क्या करती हैं कि कहीं ना कहीं दबाव बनाना शुरू कर देती हैं ब्रिटिश पे, और कहीं ना कहीं यूएसए इस फेवर में आता है कि इंडिया को आजादी मिलनी चाहिए। अब यहां से कहानी एक नया रुख लेती है, क्योंकि अब ब्रिटेन एक वर्ल्ड पावर नहीं रहा है, तो अब उनको कुछ जगहों से अब आजादी मतलब रिलीज देना होगा उन देशों को। तो उसमें एक नाम था इंडिया। अब इंडिया में कहीं ना कहीं मूवमेंट बहुत तेजी से चला था, गांधी जी वहां थे, जवाहरलाल नेहरू वहां थे और बाकी सब लोग थे, और कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे उभर के आ रहे थे बार बार कि अब ब्रिटिशर्स को भी लग रहा था कि इंडिया को होल्ड करना बहुत मुश्किल होगा। पहला रीजन ये था कि कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट करा जा रहा था गवर्नमेंट का कॉमन आदमी के द्वारा। दूसरी बात ये थी कि जो आईएनए थी सुभाष चंद्र बोस की या रॉयल इंडियन नेवी थी, उन दोनों में बहुत बड़ी म्यूटनी हो गई थी। अब इन म्यूटनी की वजह से पूरा सरकार हिल गया था, क्योंकि जो सरकार के अंदर काम करते हैं वही लोग अगर विद्रोह कर देंगे तो कहीं ना कहीं सरकार काम ही नहीं कर सकती। एडमिनिस्ट्रेशन अगर काम ही नहीं कर रहा तो वो देश पे रूल कैसे करेंगे? और थर्ड थी बात कि ब्रिटेन में जो पावर थी, कंट्रोलिंग पावर, वो बदल के लेबर पार्टी आ रही थी, और कहीं ना कहीं लेबर पार्टी इंडिया को फ्रीडम देने में मानती थी कि इंडिया को फ्रीडम मिलनी चाहिए। अब कहानी में आते हैं कुछ नेगोशिएशंस। अब मैंने आपको बताया मुस्लिम लीग ये चाहती है कि एक नई सोसाइटी बने, एक नया देश बने जो इस्लाम पे डिपेंडेंट हो, जिसका नाम बाद में पाकिस्तान पड़ेगा। बट इनिशियली ऐसा नहीं होना चाहिए था, और यही माना जाता था कांग्रेस के द्वारा कि इस देश का विभाजन होना बिल्कुल भी हित में नहीं है किसी के। तो इसके लिए कई सारे प्लान्स बनाए गए, कई तरह से टॉक हुई, कई कॉन्फ्रेंसेस हुई। अब वो कॉन्फ्रेंसेस क्या क्या है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये 1944, 45 एंड 46 में हुई। ये तीन बातें आपको याद रखनी है। अब क्या क्या है, पहले हम शुरुआत करते हैं सीआर फॉर्मूला से एंड देसाई लियाकत पैक्ट के बारे में। अब देखिए सीआर फॉर्मूला 1944 में क्या होता है। ये सी राजागोपालाचार्य के अंदर होता है। अंतरिम गवर्नमेंट बनाने की बात की जाती है। मुस्लिम लीग से कहा जाता है कि हम देश और इश्यू से बात करेंगे और एक वोटिंग करवाएंगे। उस वोटिंग को क्या कहते हैं हम? प्लेबिसाइड, कि पूरा देश वोट करेगा इस मुद्दे पे कि एक नया नेशन बनना चाहिए कि नहीं। अब इनको क्या लगता था मुस्लिम लीग को कि कहीं ना कहीं गांधी जी की पॉपुलैरिटी बहुत हाई है। अब मान लो कहीं गांधी जी फास्ट करने बैठ जाएं या लोगों से कह दें कि अगर आपने वोट करा कि नया नेशन करेगा तो मैं फास्ट कर लूंगा, और कहीं ना कहीं बहुत सेंटिमेंट जुड़े हैं गांधी जी के साथ, और लोग इस पर वोट नहीं करेंगे और नया नेशन नहीं बन पाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग होती है इस बात से नाराज हो जाती है और ये फेल हो जाता है। सीआर फॉर्मूला 1944 काम नहीं होता। वोटिंग करके दो देश का भविष्य तय नहीं किया जाता। अब सिर्फ चंद लोग ही भविष्य तय करेंगे कि पाकिस्तान बनेगा कि नहीं बनेगा, और उस चंद लोगों में पहला नाम है जिन्ना, और मैं कहूं प्रोमिनेंट नाम और अकेला नाम है जिन्ना। पर इनके साथ में एक इंसान होते हैं, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान जाते हैं बुला भाई जिवाजी देसाई के पास, जो कि कांग्रेस में होते हैं।
ठीक है, ये दोनों जाते हैं एक दूसरे से बात करते हैं कि यार देखो जो हो रहा है वो तो ठीक नहीं हो रहा है, तो हम कुछ तरीका निकालते हैं बैठ के, जैसे कि देसाई भाई कहते हैं कि कांग्रेस में बात कर लूंगा एंड खान साहब आप लीग से बात कर लेना, मुस्लिम लीग से, और हम कॉमन तरीके से निकाल लेंगे। तो उन्होंने एक सिंपल सा एक फॉर्मूला निकाला कि एक जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसमें आधे लोग हिंदू होंगे आधे लोग मुसलमान होंगे एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज होगी इसमें, ठीक है। और ऐसे हम आसानी से इस मामले को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अब इक्वल तरह से लोग बैठे हुए हैं रिप्रेजेंटेशन में भी और माइनॉरिटीज में भी, सब कुछ कॉमन तरह से बात सॉल्व हो जाएगी। बट ये बात कहीं भी उभर के नहीं आती और ये बात दो लोगों के बीच में ही रह जाती है, मतलब देसाई भाई के साथ और खान साहब के बीच में ये बात रह जाती है। इसके बाद दूसरी कहानी आती है वेवल प्लान। जब यहाँ पर अंग्रेजों को समझ में आ रहा होता है कि यार ये लोग तो सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मसला, कि भाई या तो दो नेशन बनाए या एक नेशन बनाए, तो वेवल साहब आते हैं, ये उस टाइम के वाइसरॉय होते हैं, कहते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं शिमला में और कहते हैं देखिए यहाँ पर हमें एक ऐसा चाहिए कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदू और मुसलमान का, वही सेम बात जो पहले वाले में कही थी देसाई भाई ने कि हिंदू और मुस्लिम का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर जिन्ना साहब एक नई बात लेकर आते हैं कि मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन करेगी वो सिर्फ मुस्लिम लीग करेगी, और यहाँ पर कांग्रेस इस बात से नाराज थी कि वो कहती थी कि मुसलमानों को तो हम भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि खाली मुस्लिम लीग के मुस्लिम ही रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। तो ये बात प्लान फिर फेल हो जाता है, वेवल प्लान खत्म हो गया। अब यहाँ से अब जो आखिरी बात चलनी थी वो था कैबिनेट मिशन को लेके, यहाँ पर उठनी थी कैबिनेट मिशन बनाना है, अंतरिम गवर्नमेंट बनानी है। अब इसमें क्या होता है 1946 में, 1946 में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ब्रिटेन में एटली। एटली होते हैं लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर, लेबर पार्टी जीत में आ चुकी होती है। एटली परेशान है कि इंडिया अपना मसला सॉल्व ही नहीं कर रहा है, तो ये तीन लोगों को भेजते हैं, पी लॉरेंस, स्टैमफोर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर। ये क्रिप्स वही है जिनके नाम पे क्रिप्स मिशन बना था। वो कहते हैं कि एक काम करो आप तीनों जाओ और सिर्फ एक राजदूत बन के हिंदुस्तान मतलब ब्रिटिश सरकार की तरफ से आप हिंदुस्तान पे जाओ और इनका एक मामला सेटल करवाओ यार। तो इस सेटलमेंट में वो एक रिप्रेजेंटेशन लेकर आते हैं प्लान का, वो ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 सीटें होंगी और उन 389 सीट का जो विभाजन होगा वो आज की लोकसभा जैसा होगा, जैसे 292 सीट होंगी जनरल सीटें, फिर 4 एंग्लो इंडियन टाइप की, फिर 93 यूनियन टेरिटरीज एंड बाकी छोटी छोटी जगह की। ऐसे उन्होंने डिसाइड किया और कहा कि ये अंतरिम गवर्नमेंट होगी, मतलब एक पहले प्रायर इलेक्शन होने से पहले वाली एक अंतरिम गवर्नमेंट होगी। इसमें हम स्टेट्स को, पूरे देश को 3 हिस्सों में बांटेंगे, एक होगा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, दूसरा होगा ईस्ट साइड देश का एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो पहले इलेक्शन के बाद अगर कोई स्टेट जैसे मध्य प्रदेश कहें, राजस्थान कहें कि हमें तो अपने हमको अलग करना है, तो इसमें अलग भी किया जा सकता है। मतलब कोई स्टेट अपने आप फ्रीडम चाह रहा है, ये चाह रहा है कि हम इस इलेक्शन का, अगले वाले इलेक्शन का पार्ट नहीं होना चाहते, तो अलग हो सकते हैं। तो यहां तक की बात होती है। अब होता है थोड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग होती है वो अपने अपने विचारधारा पर टिकी हुई होती है। कांग्रेस को पहले अप्रोच करते हैं ये तीन लोग कहते हैं कि सर देखिए इलेक्शन करा लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन हो जाती है। तो इनिशियली कांग्रेस हाँ कर देती है, बाद में ना कर देती है। अब ना करने के चक्कर में मुस्लिम लीग यहाँ पर फायदा उठाने आ जाती है, कहती है कि कोई बात नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसी बहाने हमारी सरकार बन जाएगी और यहाँ पर अंतरिम गवर्नमेंट हम बन जाएंगे। पर लेटर क्या होता है, कांग्रेस हाँ कर देती है और 24 जून 1946 में कांग्रेस एक अंतरिम गवर्नमेंट का हिस्सा बनने को तैयार हो जाती है। नेहरू का यहाँ पर स्टेटमेंट होता है कि ये जो ग्रुपिंग वाली बात थी जो मैंने आपको पहले बताई थी ना कि कोई भी स्टेट पार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, तो वो इस बात पर सहमत होते हैं नेहरू जी कि राजस्थान अगले इलेक्शन से पार्ट हो ना हो, मध्य प्रदेश हो ना हो, महाराष्ट्र हो ना हो, तो इस बात पे वो सहमत होते हैं, कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई स्टेट चाहती है तो उनकी मर्जी है। बट यहाँ कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीग होती है वो इस प्लान को रिजेक्ट कर देती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि उनकी जो बात होती है टू नेशन थ्योरी, उसके बारे में कहीं चर्चा नहीं हो रही। यहाँ तो सिर्फ एंटायर नेशन के बारे में बात हो रही है कि लाहौर से लेके कन्याकुमारी तक पूरा एक देश होगा। अब जब कहीं ना कहीं ऐसा होता है तो जो लॉर्ड वेवल होते हैं वो कहते हैं कि आप ना ये जो मुस्लिम लीग है इसका इंतजार मत करो, इसका कुछ करना धरना है नहीं, तो आप 12 अगस्त 1946 को आप अंतरिम गवर्नमेंट बना लो। कांग्रेस मान जाती है और वो बनाने को तैयार हो जाती है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नाराज होती है और वो कहती है अब डायरेक्ट एक्शन का समय है। डायरेक्ट एक्शन मतलब अब वॉयलेंस होगा,
मतलब अब यहाँ पर कम्युनल राइट्स होंगी। कम्युनल राइट्स मतलब क्या होता है, जब दो कम्युनिटी एक दूसरे से भिड़ पड़ती हैं किसी बात को लेके। तो यहाँ पर भिड़ किस तरह रही है कि हमें तो दूसरा देश चाहिए और ये जो हिंदू हैं वो हमारे लिए बहुत बुरे हैं, बहुत ईवल हैं, तो हमें इनको छोड़ना है। तो यहाँ पर उन्होंने सेकुलरिज्म को, एकता को भुला दिया और दंगे करा दिए। जो अब तक गांधी जी ने एक एनफोर्समेंट कर रखा था कि हमारा देश बिना नॉन वायलेंस के तैयार खड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारी डाइवर्सिटी है और हम सबको मिलके रहना है, हमें सहनशीलता नहीं आएगी, हमें टॉलरेंस करने की क्षमता नहीं आएगी अगर हम नॉन वायलेंस नहीं सीखेंगे। उस चीज को उन्होंने धो दिया जिन्ना साहब ने। और फाइनली क्या होता है कि यहाँ पर 5000 लोगों की दंगों में मौतें हो जाती हैं। ये आप देख रहे हैं लाशें, सड़क पे ऐसी लाशें पड़ी हैं, छत पे लाशें पड़ी हैं, यहाँ पर गिद्ध बैठे हुए हैं, वो नौच नौच के खा रहे हैं। ऐसे हालत हो जाते हैं 5000 लोग के। ये देखिए, आप देखिए सड़क पर अगर कुत्ता मरा होता है, बिल्ली मरी होती है, कुछ भी मरा, चूहा तक मरा होता है तो भी आपको घिनाने लगती है, और आपके सामने इंसानों की लाशें पड़ी हो इस तरह और गिद्ध उसे नौच रहे, तो आप सोच के देखिए, आपकी आंखों में बस रोना सा आ जाएगा। क्या कहूँ मैं। तो यहां तक होता है पार्टीशन एंड फ्रीडम पार्ट 1 का एंड। अब यहां से आएगा माउंटबेटन का प्लान। कैसे माउंटबेटन के प्लान से कि हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर डिसाइड हुई और वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बना। ये होता है इस वीडियो का एंड। वीडियो के एंड से पहले मैं यही कहना चाहूंगा, अगर अब तक आपने किताब नहीं खरीदी है तो मैं कहूंगा इन तीनों में से कोई एक किताब खरीद लो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रीजन तो आपको पता है क्यों खरीदनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। टेरिटोरियल आर्मी का मैंने अभी एग्जाम दिया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था सिंपल सा कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे कांग्रेस के, वो कब डिवाइड हुए। अब बड़ा ही बेसिक सवाल है। तो इस सवाल जैसे जो कॉमन कंसेप्ट वाले सवाल होते हैं, कई बार हम मिस कर जाते हैं। वो सवाल इन्हीं बुक्स में प्रैक्टिस करने को मिल जाते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और आप सही क्वेश्चन करके आओगे। सो बाय एनी ऑफ दिस बुक, रीड द रिव्यू ऑन Amazon और Flipkart wherever you want and buy them. Links are in the description box. All the 3 books are really good. So ये तो पता ही आपको क्या करना है, कर दीजिएगा। बहुत अच्छी लगी तो खाने पे इनवाइट कर लीजिएगा। #वॉचिंग कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज को दीजिए। मैं लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।